नमस्कार। हमारा आज का विषय है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन। यह एक ऐसा विषय है जिसको जाने बिना चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो, ये कंप्लीट ही नहीं होगी। स्वतंत्रता के बाद जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में घटित हुआ, उसकी पूरी कहानी मिलती है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में, भारत में आर्थिक नियोजन। आज हम पढ़ेंगे कि नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन के उद्देश्य क्या हैं और नियोजन के प्रकार क्या हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे टारगेट्स रखे गए, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, और उसके बाद क्यों नीति आयोग का उद्गम हुआ। तो हम शुरू करते हैं नियोजन से कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि नियोजित मिश्रित प्रणाली से क्या मतलब होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसमें कौन से क्षेत्र होंगे, निजी भी होंगे तथा सार्वजनिक भी होंगे। निजी प्लस सार्वजनिक यानी प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है भारत में? कब चुनी गई? स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित मिश्रित प्रणाली को आर्थिक विकास के लिए चुना गया। हमने माना कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कौन सी पॉलिसी चुनेंगे? नियोजित मिश्रित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 13 मार्च 1950 को। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया है, सिविल सर्विसेज व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं 12th 5 ईयर प्लान पर, प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो योजना आयोग का कब गठन हुआ? 13 मार्च 1950। 13 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जो है प्लानिंग को कम्प्लीटली समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई हैं कि भारत में कौन सी प्रणाली को चुना है? नियोजित मिश्रित प्रणाली को चुना है आर्थिक विकास के लिए। नियोजित मिश्रित प्रणाली का मतलब होता है जिसमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका है और सार्वजनिक क्षेत्र की भी भूमिका है। प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया? 13 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करेंगी? पहले आप देखेंगे कि सिलेबस क्या है और बुक्स क्या हैं आपके पास। फिर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स का क्रम क्या है, उसके प्रायोरिटी के अनुसार आप तैयारी करनी शुरू करेंगे। यही हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में होता है। कैसे? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है टू एस्टिमेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसका अनुमान लगाना। आर और एलोकेट दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आर नेशनल प्रायोरिटीज़। ये AUR के स्थान पर OR आएगा। इसका मतलब है टू एस्टिमेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब जितने भी आर्थिक संसाधन हैं पहले उसका अनुमान लगाओ, और एलोकेट दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आर नेशनल प्रायोरिटीज़, जितनी भी हमारे राष्ट्र की प्रायिकता है उसके अनुसार इन संसाधनों का आवंटन करो। जैसे 1950s के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में जो मोस्टली 60 to 70% पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी किस पर? एग्रीकल्चर पर। तो हमें पता चला कि हमारी जो प्रायोरिटी है सबसे पहले कहाँ काम करने की? कृषि क्षेत्र पे है। तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस रखा? कृषि पर फोकस रखा। तो यही हम प्लानिंग में करते हैं कि जितने भी राष्ट्र में संसाधन है पहले उसका अनुमान लगा लो, फिर उन संसाधनों को प्रायिकता के अनुसार बांट दो। भाई हमारी जो प्रायिकता कहाँ है उसके अनुसार पहली प्रायिकता किसको दी जाए उसको दे दो। सपोज हमारे भारत में निर्धनता है तो जो भी पॉलिसीज बनी वो किसको ध्यान में रखकर बनी? निर्धन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनी। यही होती है क्या? प्लानिंग। हिंदी में देखिए, आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना।
स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार भी जो भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो देश के संसाधन हैं उनका विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, देखिए उद्देश्य और लक्ष्य, आज की स्लाइड में हम उद्देश्य पढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में लक्ष्य पर बात करेंगे। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य एक होता है। जैसे हम कहें कि 12th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या है, तो हम कहेंगे तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास करना, जबकि उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य बहुत सारे हैं और जब मैं नेक्स्ट जब क्लास लूँगी तब बात करूँगी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक ही कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। उद्देश्य जो है वो लक्ष्य प्राप्त करने के साधन होते हैं। दोबारा सुनिए कि जो उद्देश्य हैं वो लक्ष्य प्राप्त करने के साधन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। जितने भी संसाधन हैं हमारे पास उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ये सुनिश्चित करना। सेकंड है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। थर्ड है सामाजिक न्याय, सबको सोशल जस्टिस मिले, ज़्यादा कोई गरीब ना रह जाए और बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, सभी को रोजगार मिले। गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, जैसे हम कल की क्लास के में पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें किस पर फोकस किया गया कि गरीबी हटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाने की प्रोग्राम चलाए गए। तो ये सब फोकस हैं किसकी? नियोजन की। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट है निवेश तथा पूंजी को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है एग्जाम में कि नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के उद्देश्य लिखिए। आधारभूत ढांचे का विकास करना, आधुनिकीकरण जिसे छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। मानव संसाधन का विकास जिसे 8वीं योजना में लागू किया गया। ये पहली योजना से लेकर 12वीं योजना तक हम बात करेंगे कल, जिसमें कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। आज हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य क्या क्या हैं। भाई हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के दौर में गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करना। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना। ठीक है। उदारीकरण मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो भी हैं उसको उदार बनाया जाए। उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू ना किए जाएं कि आप इंडस्ट्री खोल सकते हो, आप नहीं खोल सकते। प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी आज़ादी दी जाए। निजीकरण, उदारीकरण, गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करना, ये सब क्या है? नियोजन के उद्देश्य हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि पूर्ण रोजगार होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होनी चाहिए, निवेश व पूंजी को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब नियोजन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। अब बात आती है कि नियोजन के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में पहला आता है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के आधार पर। इसको विस्तार से हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट मैंने यहाँ बता रखा है आपको कि राज्य अगर हस्तक्षेप करे तो 2 प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं। एक तो होती है आदेशात्मक और दूसरा होता है निर्देशात्मक। आदेशात्मक को इंग्लिश में कहती है इंडिकेटिव प्लानिंग, आदेशात्मक को इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव प्लानिंग, और निर्देशात्मक को कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक नियोजन और क्रियात्मक नियोजन। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक नियोजन और फंक्शनल क्रियात्मक नियोजन। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। तो ये थे नियोजन के प्रकार। कई बार क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताओ। प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं? राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, आदेशात्मक, निर्देशात्मक, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, संरचनात्मक और क्रियात्मक। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, राष्ट्रीय नियोजन और
क्षेत्रीय नियोजन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। तो जो मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे उसमें पहला आता है राज्य हस्तक्षेप के आधार पर, जिसमें आएगा आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। तो हम पढ़ते हैं आदेशात्मक नियोजन क्या है। आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य व सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। मतलब जो राज्य है, ये सरकारी संस्थाएं, होल कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। जो योजनाओं का निर्माण करती है और उनका क्रियान्वयन, मतलब पॉलिसी भी कौन बनाए? गवर्नमेंट बनाए, और उसको एग्जीक्यूट भी कौन करे? गवर्नमेंट करे। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली कि चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना, एग्जीक्यूशन भी सेंट्रल लेवल पर ही हो। निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है। जो सारे डिसीजंस लेने हैं वो है कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। इसे केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। देखो, आदेशात्मक नियोजन और केंद्रीकृत नियोजन एक ही बात है। आदेशात्मक नियोजन का मतलब है कि होल डिसीजन कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। भारत में जो पहली से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, फर्स्ट से लेकर कौन सी? 4 तक, वो किस पर आधारित थी? आदेशात्मक नियोजन पर आधारित थी। बहुत सारे लक्षण जो है उसमें आदेशात्मक पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, आदेशात्मक का सीधा सा मतलब है कि योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। होल उत्तरदायित्व किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। विकेंद्रीकृत मतलब अपनी जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, जिसमें राज्य व सरकार का सांकेतिक व परोक्ष हस्तक्षेप होता है। कंट्रोल होता है लेकिन परोक्ष कंट्रोल होता है। इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है, क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या है? नीतियां बनाती है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो निजी क्षेत्रों को दे दिया जाता है। जैसे आदेशात्मक में क्या है कि गवर्नमेंट ही नीतियां बनाएगी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन निर्देशात्मक में क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी है ये सहभागिता पर आधारित होती है, उत्पीड़न पर आधारित नहीं होती। भारत में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई ना, वो निर्देशात्मक नियोजन पर आधारित है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आदेशात्मक नियोजन में होल कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का होता है कि केंद्र सरकार ही नीतियां बनाएगी और एग्जीक्यूट करेगी। जबकि निर्देशात्मक नियोजन में एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। विकेंद्रीकृत मतलब कि अपनी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। केंद्र केवल नीतियां बनाती है और उसको एग्जीक्यूट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स भी कर सकते हैं। सेकंड आता है संरचनात्मक तथा क्रियात्मक नियोजन। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्लानिंग। यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों का वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि, संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए तो यह संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। यदि हमें कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई हमें टारगेट प्राप्त करना है, तो हम क्या करें? जो स्वामित्व का ढांचा है, उत्पादन की जो विधि है, जो संस्थागत व्यवस्था है, उसमें पूरा चेंज कर दें। तो इसमें इसे कौन सा कहेंगे? संरचनात्मक नियोजन। जैसे हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया या फिर भूमिगत सुधार किए, इसमें हमने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, तो ये कौन सा नियोजन आ गया? संरचनात्मक नियोजन। सेकंड है कि यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधन, स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि, संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय अनुकूलतम दोहन की नीति अपनाई जाए तो उसे क्रियात्मक नियोजन कहते हैं। जैसे अब हरित क्रांति की नीति अपनाई, इसमें मूलचूल परिवर्तन नहीं लेकर आए, इसमें हमने क्या किया? कुछ एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं, तो ये है क्रियात्मक नियोजन। क्रियात्मक नियोजन समय विशेष पर प्रचलित अथवा अस्तित्वमान सामाजिक आर्थिक ढांचे को बनाए रखने, उसे मजबूती देने, वर्तमान ढांचे की मरम्मत को अपने लक्ष्य बनाता है। वे जो भी ढांचा चल रहा है उसकी मरम्मत की जाए, और संरचनात्मक में है कि कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम केंद्रीकृत नियोजन तथा विकेंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य एवं शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है।
केंद्रीकृत नियोजन में योजना को बनाना और योजना को एग्जीक्यूट करना, ये काम किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ये कि निम्न में से कौन सा नियोजन ऊपर से नीचे की ओर नियोजन कहलाता है? तो वो है केंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन का मतलब है कि कोई भी योजना बनाना, पूरा करना, निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार का होता है। विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक की सहभागिता होती है। विकेंद्रीकरण में जैसे अब पंचायती राज के चुनाव थे, पहले क्या था कि पूरा एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर चुनाव होते थे, लेकिन धीरे धीरे 1954 और जब जनता सरकार आई तब इन्होंने पंचायती राज की इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट किए। ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ी। 77 से 79 में भारत ने विकेंद्रीकृत योजना मॉडल को प्रयोग में लाया। तो इसमें क्या है, स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार की भी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, सरपंच पंच की भी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। इसे कहते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन। इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हमें ग्रास रूट लेवल पर बात पता है, यदि हमें ग्रामीण स्तर से बात पता है तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, स्थानीय सरकार, नगर पालिका, नगर परिषद, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, आम नागरिक, सबकी सहभागिता हो जिसमें, उसे कहते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन। अब जब हम नीति आयोग पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नीति आयोग का कंसेप्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागम लेकर चलती है, जबकि प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यागम लेकर चलता है। राष्ट्रीय नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन। जब शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लक्ष्यों और रणनीति का निर्धारित किया जाता है, जो होलसोल सेंट्रल लेवल की संस्था है वो ही योजना बनाए, तो उसे कहेंगे राष्ट्रीय नियोजन। जितने भी प्लानिंग्स के टाइप पढ़े हैं हमने, चाहे वो केंद्रीकृत नियोजन है या आदेशात्मक नियोजन है या राष्ट्रीय नियोजन है, इसमें होलसोल उत्तरदायित्व किसका होगा? केंद्र का होगा। क्षेत्रीय नियोजन हुआ, विकेंद्रीकृत नियोजन हुआ या निर्देशात्मक नियोजन हुआ, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो स्टेट और सेंटर या फिर जो ग्राउंड लेवल पर व्यक्ति है, स्थानीय सरकार है, उन सब का होगा। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% जो आर्थिक समृद्धि की दर लक्ष्य निर्धारित किया है वो किसका काम है? सेंटर ने किया है। क्षेत्रीय नियोजन कैसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्य और नीतियों का निर्धारण किया जाता है। कोई पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखा जाता है, उसको ध्यान में रखकर लक्ष्य और नीतियों का निर्धारण किया जाता है। सपोज कि हम जैसे अब गंगानगर रह रहे हैं, गंगानगर की किसी पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखकर, पुरानी आबादी है, अग्रसेन नगर है, अगर उसको ध्यान में रखकर हम एक नीतियों का निर्धारण करें, लक्ष्य बनाएं कि यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के लिए, तो उसे कहेंगे क्षेत्रीय नियोजन। क्या कहेंगे उसे? क्षेत्रीय नियोजन। यह राष्ट्रीय नियोजन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जो गंगानगर की पुरानी आबादी है वो किस में आती है? इंडिया में ही तो आती है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं का निर्माण करना, बिल्कुल इन्होंने इस तरह बताया है जैसे भारत पूरा इंडिया है, उसके केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए हम विकास परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, तो वो एक रीजनल प्लानिंग में आता है। और रीजनल प्लानिंग किसका पार्ट है? राष्ट्रीय नियोजन का पार्ट है। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग के उद्देश्य क्या है और प्लानिंग के टाइप्स क्या हैं। कल की लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितना टारगेट रखा गया और क्या अचीव हुआ। थैंक यू।